वेलकम वेलकम वेलकम। आप सुन रहे हैं हाय बॉस, ब्रॉट यू बाय और कैसे हो डॉक्टर साहब प्रोडक्शंस। तो आज हमारे साथ है हमारे को होस्ट निसल्य और मैं ऋतिक अरोड़ा। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर प्रिया रंजन अविनाश, MD साइकेट्री। हेलो सर। हेलो ऋतिक एंड हेलो निसल्य। तो सर, पहला चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि जो एक बेसिक डिफरेंस है साइकोलॉजी और साइकेट्री में, हम एक्चुअली ये बहुत एक कंफ्यूज टर्म्स है, सब लोग इसे इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो क्या डिफरेंस है सर साइकेट्री और साइकोलॉजी में? देखो, तुम दोनों ही मेडिकल स्टूडेंट हो, तो MBBS कर रहे हो, है ना। तो साइकियाट्री जो है एक मेडिकल ब्रांच है, यस सर। साइकोलॉजी एक नॉन मेडिकल ब्रांच है। ये तो सबसे पहला डिफरेंस समझना है। तो एक साइकोलॉजी पढ़ाई कैसे करते हैं, साइकोलॉजी आप ग्रेजुएशन करते हैं, BA इन साइकोलॉजी, MA इन साइकोलॉजी, उसके बाद और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो PhD या MPhil करते हैं। बट एक साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए आपको MBBS तो करना ही पड़ेगा। इंडिया में MBBS करना पड़ता है, किसी और कंट्री में, बाहर की कंट्री में MD करना पड़ेगा। लेकिन एक बेसिक मेडिकल डिग्री एजुकेशन चाहिए ही चाहिए बिफोर वन कैन बिकम अ साइकियाट्रिस्ट। ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजिस्ट को मेडिकल डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर नहीं होते। जैसे कि उनके एजुकेशन में डिफरेंस है, तो ठीक उसी तरीके से उनके काम में भी डिफरेंस है। लाइक बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, आप डिजीज या डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं, आप उसके सारे कॉजेज को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं उस डिजीज या डिसऑर्डर के पीछे, और फिर उसका एक मेडिकल सोल्यूशन देते हैं। और ऑफन वो मेडिकल सोल्यूशन मेडिसिन होते हैं या किसी और तरह के मेडिकल प्रोसीजर होता है। ठीक। ऑन द अदर हैंड एक साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, उनके जो मनोवैज्ञानिक कारण है या जो सामाजिक कारण है या जो इंटरपर्सनल कारण है, उनका पता लगाते हैं, और फिर उनका अप्रोच जो होता है ऐसे मरीजों के इलाज का, वो भी साइकोलॉजिकल होता है, वो भी मनोवैज्ञानिक होता है। आम बोलचाल में कई लोग उसको काउंसलिंग कह लेते हैं। हालांकि काउंसलिंग एक शब्द अपने आप में संपूर्ण शब्द नहीं है, होल वर्ड, बिकॉज काउंसलिंग बहुत बेसिक चीज होती है। बट एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो एक ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से साइकोथेरेपी करता है। पर वो साइकोथेरेपी वापस से किसी न किसी तरह की बातचीत से संबंधित होती है। उसमें किसी तरह के दवाइयाँ, किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का, उनके एजुकेशन में और उनके काम में। सो सर, हम अगर इसको सम अप करें तो एसेंशियली स्पीकिंग साइकोलॉजिस्ट वोकल थेरेपी देते हैं एंड जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल थेरेपी देते हैं, कह सकते हो। बिल्कुल, यस बिल्कुल। तो सर, मैं आपसे ये पूछा था कि जो हमारी अभी की गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उसके हिसाब से दोनों को साथ में काम करना ज़रूरी है या ऐसा कुछ है कि बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं? देखो, एक्चुअली कैसा है ना, बहुत लोगों को साइकियाट्री, जैसे तुम्हें भी कंफ्यूजन था बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, बहुत लोगों को साइकियाट्री और साइकोलॉजी का जैसे कंफ्यूजन है। उन्हें लगता है कि सिर्फ मेंटल इलनेसेस ही एक ऐसा फील्ड है या साइकियाट्री ऐसा फील्ड है जहाँ पे एक सपोर्टिव थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है एज ए साइकोलॉजिस्ट। बट ऐसा नहीं है। आप जैसे ऑर्थोपेडिशियन है, एक ऑर्थोपेडिशियन बिना फिजियोथेरेपिस्ट के हेल्प के शायद काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप उसकी दवाइयाँ दे देंगे, सर्जरी कर देंगे, बट जो रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट है, बिल्कुल, वो तो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। सेम आपको जाता है न्यूरोलॉजी में, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, वो एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के कोलैबोरेशन में ही ठीक से काम कर सकता है, या न्यूरोसर्जन है। चेस्ट फिजिशियन है, अगर वो कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो साथ में अगर चेस्ट फिजियोथेरेपी हो तो ज्यादा अच्छा काम करता है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकियाट्री में एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीज और डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट में वोकल थेरेपी है, जैसे निसल्य ने कहा कि वोकल थेरेपी है, कह सकते हैं काउंसलिंग या साइकोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। बट ये सिर्फ साइकियाट्री में नहीं है, बाकी ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन में भी आप किसी न किसी पैरामेडिकल की हेल्प लेते हैं ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, होल समझने के लिए। सेम यहाँ भी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी से अगर आप, मुझे नहीं पता, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों बराबर हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो बराबरी की बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, क्योंकि दोनों का एजुकेशन ही अलग है, शुरू से ही अलग है। 12वीं के बाद से, 12th के बाद से ही दोनों का एजुकेशन अलग है। 12th के बाद, 12th तक साइंस पढ़ता है एक मेडिकल स्टूडेंट, और उसके बाद साइंस ही पढ़ता जाता है। जबकि किसी को साइकोलॉजिस्ट अगर बनना है तो उसको 12th तक साइंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है।
है ना, Yes. वो ह्यूमनिस्ट ब्रांचेस में आते हैं। यस ठीक है। तो सर इससे एक और बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप होता है कि जो मेंटल इलनेसेस होती हैं वो लाइक उस लेवल पे नहीं होती है जो एक फिजिकल इलनेसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल जो एक काफी इसके रिलेशन बहुत बड़ा एक स्टीरियोटाइप है। बिल्कुल, ये तुमने सही बोला, ये स्टीरियोटाइप ही है Yes, कि मेडिकल इलनेस और साइकियाट्रिक इलनेस या मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस काफी डिफरेंट हैं। यस सर, ऐसा है नहीं। देखो, फिजिकल इलनेसेस हमारे बॉडी के किसी न किसी तरह के डिसफंक्शन से अराइज करता है। यस सर, मेंटल इलनेस हमारे ब्रेन के डिसफंक्शन से अराइज करता है। यस सर, अच्छा, ब्रेन में माइंड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यस सर, हालांकि अभी तक का मॉडर्न साइंस ये नहीं कह सकता कि हमारा माइंड एग्जैक्टली कहाँ है, यस सर, बट डेफिनेटली वो हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यस सर, बट हाँ, लोकलाइज करके एक हिस्से को बोलो कि ये माइंड है तो ये मुश्किल है। ठीक है, वो नहीं पॉसिबल है। तो फिजिकल इलनेस बॉडी के डिसफंक्शन से अराइज करता है, मेंटल इलनेस ब्रेन के और माइंड के डिसफंक्शन से शुरू होता है, अराइज करता है। यस सर, और हम सबको पता है कि हमारा माइंड और ब्रेन हमारे पूरे बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस सर, अगर हमारा माइंड या ब्रेन ठीक से काम ना करे तो हमारे बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स सही सलामत होते हुए भी ठीक से काम नहीं करेंगे। यस सर, So at any time if somebody says that mental illness is not as severe as physical illness, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। यस सर, ये उतना ही सीरियस है, एट टाइम्स उससे ज्यादा सीरियस लगता है। बिल्कुल। तो सर मे बी ये आपका कारण था साइकियाट्रिस्ट बनने का? मेरा कारण साइकियाट्रिस्ट बनने का हर किसी की अपनी पर्सनल जर्नी है। यस सर, कि कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, जिस ब्रांच को भी उसने चूज किया होगा, उसके कुछ ना कुछ कारण होंगे कि उसने क्यों चूज किया। आजकल के जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम का कल्चर है, यस सर, उसमें अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कई लोग ऐसे ब्रांचेस चूज करते हैं जो उन्हें शायद नहीं चाहिए होता है। बट मेरे केस में ये हमेशा था कि मुझे साइकियाट्रिस्ट ही बनना था। जब से मैं MBBS करना शुरू किया तो मुझे माइंड में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे माइंड बहुत ही क्रिप्टिक चीज लगती थी, बड़ी एक ऐसी चीज लगती थी जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। यस सर, सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ऑल ऑफ अस नेचुरली गेट ड्रॉन टू समथिंग व्हिच इज वेरी मिस्टीरियस। यस सर, यस सर, क्योंकि साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई पता लगाओ, खोज लगाओ कि जो चीज नहीं पता है उसको समझो। यस सर, एंड वो चीज जब मैंने MBBS स्टार्ट किया और फर्स्ट ईयर के अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह जब पढ़े, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये चीज बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और क्रूड है। बॉडी के बीमारियों को समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन माइंड की समस्याओं को समझने के लिए एक बहुत ही क्रूड अप्रोच है। Yes, तो कहीं ना कहीं वी आर मिसिंग ऑन इट, बिकॉज तो शायद ये मिसिंग वाला जो क्यूरियोसिटी था वो पूरा MBBS तक मेरे केस में चला। और डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ फाइनल MBBS हम लोग की पोस्टिंग भी होती थी, हम लोग की भी होती है, साइकियाट्री पोस्टिंग होती थी। बट मेरा पर्सनल वो ये था कि मेरी जो साइकियाट्री की पोस्टिंग थी वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी जितना मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट था। और शायद बहुत लोगों का ये पर्सनल अनुभव होगा कि जो हमने सोच के रखा था कि ऐसा कुछ होगा साइकियाट्री में देखने को और वैसा कुछ होगा, वो शायद नहीं दिखता है। तो हम कई सारे डिसिल्यूजन भी हो जाते हैं ड्यूरिंग आवर MBBS के टाइम में कि क्या सोचा था और ये तो कुछ खास निकला नहीं। यस सर, बट वो चीज ने मुझे डिसिल्यूजन करने के बजाय और आई वुड से पुश किया ओके, कि समझने के लिए कि कहीं शायद हम जहाँ पढ़ रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसको हम ठीक से नहीं समझ पाए, या हमारा कहीं ना कहीं नेचुरल बायस था, या बहुत सारे टाइम तो हमारी अंडरस्टैंडिंग साइकियाट्री को लेकर के, इवन बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, आप सब स्टूडेंट हैं और आपके बहुत सारे ऑडियंस एज स्टूडेंट होंगे, कि हमारी कॉन्सेप्ट जो मेंटल इलनेस को लेकर के है वो काफी हद तक मीडिया, फिल्म मीडिया कह लीजिए, टेलीविजन मीडिया कह लीजिए, उनसे गवर्न होती है। यस सर, और हमें लगता है यही मेंटल इलनेस है, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। यस सर, और ऐसे ही मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट होता है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। यस सर, और अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग मेंटल इलनेस का जो बना हुआ है वो फिल्मों को देख के बना है, तो बिल्कुल हम लोग गलत हैं। यस सर, बिल्कुल, क्योंकि फिल्मों में जैसा दिखाया गया है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हो रही थी एक टॉपिक को लेकर के, तो मैं भी वही बोल ही देता हूँ कि एक टॉपिक था कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को लेकर के, यस सर, कि फिल्मों में अक्सर कई सारी फिल्में हैं ना, आप परिचित देखी होगी, और इंग्लिश में भी बहुत सारी बनी है, यस सर, हिंदी में भी भूल भुलैया बनी है, यस सर, ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स बनी है जिसमें आपको दिखेंगे कि भाई एक इंसान का पर्सनालिटी सडनली कुछ और बन जाता है और फिर एकदम से ड्रामेटिकली कुछ और हो जाता है। यस सर, तो
अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है, बट जब हम ये कॉन्सेप्ट लेकर के अगर आप कल को साइकेट्री वार्ड में और साइकेट्री पोस्टिंग में जाते हैं तो हमें ऐसा कुछ दिखता नहीं, तो वी थिंक दैट ये तो बस ऐसे ही है, कुछ खास देखने को मिला ही नहीं। यस सर, तो बेसिकली फिल्म तो होती ही है ड्रामा, नाम ही ड्रामा है। यस सर, फिल्मों में जिस तरह से फाइट होती है, जैसे गाने होते हैं, अब कितने ड्रामेटिक होते हैं, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। तो बीमारियां भी उतनी ही ड्रामेटिक तरीके से दिखाई जाती हैं। रियलिटी में ये बीमारियां इस प्रकार की नहीं होती हैं, इतनी ड्रामेटिक नहीं होती हैं। रैदर मैं ये कह सकता हूँ कि मेंटल इलनेस कई बार इतनी सटल होती है कि आप एक बीमार या पर्सन विद मेंटल इलनेस से बात करें या समय गुजारे और फिर भी आप एहसास न कर पाए कि उन्हें मेंटल इलनेस है। यस ये तो ठीक है, ये बहुत सटल होती है, अक्सर बहुत सटल होती है। तो ये चीजें हैं। इसके पीछे कई लोगों का कैसा है, जैसे कि जब मैंने पहली बार साइकियाट्री चूज करने का डिसीजन लिया पीजी एंट्रेंस के बाद, तो बहुत सारे लोग जो फैमिली के थे, फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, वो बड़े सरप्राइज हुए, शॉक्ड हुए रहते, और कई ने मुझे डिस्करेज किया कि क्या कर रहे हो ये, और लोग आम बोलचाल में से पागलों के यस सर, यस सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि ऑब्वियसली सही नहीं है, Yes. बट समाज को तो नहीं बदल सकते एकदम से ना। यस सर, यस, तो यही कॉन्सेप्ट था कि सब पागलों के डॉक्टर होते हैं और मेंटली इल इंसान बहुत ही सोसाइटी से बिल्कुल ही कटे हुए होते हैं। Yes, sir. और वो बहुत ही अजीबोगरीब लोग होते हैं, और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर भी वैसे ही अजीबोगरीब बन जाते हैं। Yes, sir. इंटरेस्टिंग तो ये भी है, लोग ऐसा भी कहते थे। यस सर, बट मेंटल इलनेस की डिग्रीज होती है, जैसे कोई फिजिकल इलनेस है यस सर, वैसे उसकी भी डिग्री होती है। हर फिजिकल इलनेस उतना सीरियस नहीं होता और जानलेवा नहीं होता, उतना ही हर मेंटल इलनेस उतना सीरियस और उतना डरावना नहीं होता है। तो कई लोगों ने मुझे डिस्करेज किया था कि आप मेंटली इल पेशेंट को देखेंगे, आपकी सेफ्टी का भी उनको लगता था कि आप सेफ हैं कि नहीं है। यस सर, आपको एक फैक्ट बताऊंगा कि मेंटली इल पर्सन का एग्रेसिव होने का रिस्क और या फिर वायलेंट होने का रिस्क, सोसाइटी बहुत है कि भाई वो लोग बहुत वायलेंट होते हैं, उनसे बच के रहो, उनका रिस्क उतना ही है जितना किसी मेडिकल इलनेस से पेशेंट का रिस्क होगा। यस, तो बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट और ट्रीटिंग समबडी विद मेंटल इलनेस डज नॉट पुट यू एट एनी एडिशनल रिस्क ऑफ एनी वायलेंस। यस, ये चीज मैं सोचा कि आपको क्लियर कर दूं कि मेंटल इलनेस हर कोई उतना सीवियर नहीं होता, अक्सर बहुत सटल और माइल्ड होते हैं। सर एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। सेकेंड ईयर में मेरी पोस्टिंग थी साइकियाट्री वार्ड में। तो आप मानोगे नहीं, उससे पहले मेरी हर जगह पोस्टिंग लग चुकी थी, मेडिसिन सर्जरी हर वार्ड में मैं जा चुका था। बट पता नहीं क्यों साइकियाट्री में मैं सोच के, जैसे आप बता रहे हो, मैं सोच के ऐसे ही गया था कि हो सकता है पेशेंट शायद वायलेंट हो या कुछ करे। तो बट एट द एंड मैंने रियलाइज किया कि दिस वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पोस्टिंग, क्योंकि वो वार्ड की जो एक फील है साइकियाट्री वार्ड की, एक्चुअली काफ़ी अपलिफ्टिंग है बाकी सबसे। बाकी आई गेस क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है इसलिए। तो ये सब स्टीरियोटाइप्स है जो आई थिंक धीरे धीरे टाइम के साथ बदलेंगे, बदल रहे हैं। sir. एक नया जनरेशन जो है, जैसा बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि पहले मेंटल इलनेस का कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं। यस, यस, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सबसे मिस्टीरियस मेडिकल ब्रांचेस में से एक है। बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। पुराने आपसे कह लो कि आज से 100-150 साल पहले की जो साइकियाट्री का जो अंडरस्टैंडिंग था बहुत लिमिटेड था, क्योंकि ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग को समझने के लिए जो आज के टाइम में सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट स्कैन है, बहुत तरह के फंक्शनल स्कैन्स हैं, वो थे ही नहीं। तो काफी हद तक अटकलों वाला ब्रांच था कि ऐसा होता होगा, यस, और assumptions पे बहुत सारा मेंटल इलनेस का अंडरस्टैंडिंग थी, और ट्रीटमेंट भी assumptions बेस्ड ही थे। Yes. पूरा का पूरा assumptions और एक्सपेरिमेंट था। यस, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी का एक जो- तरह का Yes. एक्सपेरिमेंट था। Yes. हालांकि वो एक्सपेरिमेंट अभी तक यूज किया जाता है Yes. और काफी जगह काम भी करता है, बट उसके साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे साइको सर्जरी। यस सर। आप में से कई लोगों ने शायद वो फिल्म देखी होगी, वन फ्लू ओवर द कुकूज़ नेस्ट। यस सर, Yes, यस sir. सर, है ना, वो बड़ी एक ड्रामेटिक पिक्चर थी, और उससे मेंटल इलनेस के अवेयरनेस के बारे में और लोगों को उसके बारे में बात करने के लिए मजबूर Yes, sir. किया। Yes, sir. इन 1950s एंड 60s यस सर, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। हमारे इंडिया में भी अब बात होती है, लोग समझते हैं कि मेंटल इलनेस जिनको है उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना कि पनिशमेंट की जरूरत है। यस, बिल्कुल। सर फॉर एग्जांपल जैसे लोबोटमीज हो गई,
वही साइकोसर्जरी लोग बोलते yes, हैं, बिल्कुल yes. ब्रेन के किसी हिस्से को निकाल दिया, पता ही नहीं है कि सही में उस हिस्से को Exactly. निकालने से ठीक हो जाएगा क्या, Exactly. और उससे अगर कुछ सिम्टम्स ठीक भी हो जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज्यादा खराब होंगे, Yes, sir. वो कोई नहीं सोचता था. तो मेंटल इलनेस, पेशेंट्स विद मेंटल इलनेस at times were subject to a lot of experiments, medical experiments, which were definitely not ethical. Yes, sir. और लेकिन करंट मेडिकल अंडरस्टैंडिंग जो है मेंटल इलनेस को लेकर के वो काफ़ी बदल चुकी है. Yes, sir. और काफ़ी सारे नए नए इंफॉर्मेशन नॉलेज हमारी बढ़ी है. बहुत सारे फार्माकोथेरेपी में मेडिसिन हर साल कुछ नए नए आते हैं मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए. तो मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट अब करीब करीब उतना ही आसान हो गया, आप कह सकते हैं, Yes, sir. जितना कि किसी भी और फिजिकल इलनेस का ट्रीटमेंट है. Yes. फॉर एग्जाम्पल आपने अभी वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट मेंशन करी सर. एक तो उसमें और बहुत सारे एक डिफरेंट मीडिया में मेंटल असाइलम्स की एक बहुत नेगेटिव इमेज है पहले से भी और अभी से भी. इन माय नॉलेज जो मेंटल असाइलम्स करंटली हैं, अगर वो उस टाइप के हैं तो उनमें सिर्फ क्वैक्स होते हैं, उनमें लाइक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट नहीं होते हैं. बट सर आपका उस पर क्या ख्याल है? पहली बात तो मेंटल असाइलम वर्ड जो है ना, Yes, अब वो भी खत्म हो चुका है. Yes, sir, वो भी खत्म हो गया. क्योंकि पहले क्या था कि मेंटल इलनेस जिनको है वो मान लिया जाता था कि वो सोसाइटी में नॉर्मल तरीके से नहीं रह सकते. Yes, sir. तो दे शुड बी पुट अवे समवेयर एल्स. असाइलम वाज अ प्लेस वेयर दे वर लेफ्ट, Yes, sir. ताकि वो समाज से दूर हो जाए और समाज सेफ है. Yes, sir. तो ये ट्रीटमेंट कम, आप इसको कह सकते हैं पनिशमेंट ज्यादा था. जैसे कि अगर कोई समाज में कोई एंटी सोशल है, जो सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक कर रहा है, Yes, sir. इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनको हम जेल में डाल देते हैं. Yes, sir. उसी तरीके से था मेंटल असाइलम का कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई समाज में जो सोशल वैल्यूज हैं, जो साइकोलॉजिकल तरीके हैं, इंटरपर्सनल बिहेवियर है, जो नॉर्मल से डिफरेंट है, उनको मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता है Yes. पनिशमेंट के लिए. Yes, sir. काफी रेयरली ऐसा होता होगा कि कोई मेंटल असाइलम से ठीक होके आता होगा. Yes. So they were usually put away so that society feels safe without them. बट वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है. जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग मैंने कहा कि मेंटल इलनेस के बारे में बढ़ी है, वैसे वैसे नंबर ऑफ मेंटल असाइलम्स वर्ल्ड ओवर काफी कम हो गई है. यहाँ तक कि अब तो आप इंडियन मेंटल असाइलम्स को आप काउंट कर सकते हैं फिंगर्स पे. Yes, sir. और असाइलम, अब उन जगहों का भी नाम में भी असाइलम नहीं है. अब Yes. या तो जगहों का नाम इंस्टीट्यूट है या ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, Yes. बट देयर इज नथिंग लाइक ए मेंटल असाइलम नाउ. हाँ, कुछ जगह अभी भी करीब करीब असाइलम से काम करते हैं, जिसको आपने कहा क्वैक्स उनको चलाते हैं. Yes, sir. तो उसमें एक है एडिक्शन सेंटर्स. Yes, sir. Yes, कह sir. लीजिए Yes, sir. पूरे इंडिया में, और खासतौर पर जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, Yes, sir. देहरादून से, मैंने यही देखा है कि जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो मोस्टली वो लोग चलाते हैं जिन Yes, लोगों sir. के पास कोई फॉर्मल मेडिकल एजुकेशन नहीं होता Exactly. है, और ना ही उनका ट्रीटमेंट का तरीका साइंटिफिक होता है. Yes, sir. इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि एडिक्शन को भी एक साइकोलॉजिकल से ज्यादा मोरल प्रॉब्लम समझते हैं. Yes, sir. Yes, sir. सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इंसान नशा करता है या एडिक्ट बन जाता है बुरा है, वो गलत इंसान है, वो गलत- बुरा है. गलत. तो बुरे इंसान को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए. Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट है, और इस वजह से ऐसे पेशेंट्स को अक्सर इस तरह के एडिक्शन सेंटर्स में काफी टाइम तक रिहैबिलिटेशन होम बोलते हैं कई बार इनको, Yes, sir. हालांकि कुछ रिहैबिलिटेशन नहीं होता है, Yes, sir. वहां पे छोड़ दिया जाता है. बट जो अभी अंडरस्टैंडिंग है एडिक्शन को लेकर के, वो तो यही कहती है कि एडिक्शन भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है. Yes, Rather, दो कुछ और मेंटल इलनेसेस के कंपैरेटिवली एडिक्शन के ऊपर जितना स्टडीज हुए हैं, जितने रिसर्च हुए हैं लास्ट 2-3 डिकेड्स में, वो ये दर्शाते हैं कि एडिक्शन बहुत हद तक प्रीडोमिनेटली एक ब्रेन इलनेस है. Yes, sir. फॉल्टी सिस्टम ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग है, जो आपको कुछ चीजों के लिए इतना ज्यादा बाध्य कर देती है कि आपको सिर्फ वहीं से ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है. Yes, sir. है ना. तो ये ब्रेन का एक फॉल्टी रिवॉर्ड सर्किट की प्रॉब्लम है, Yes. ना कि एक मोरल डाइग्रेशन. Yes, sir. तो इसका ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल होना चाहिए. जब ये ब्रेन की फॉल्टी फंक्शन की वजह से हुआ है, तो उस फंक्शन को दुरुस्त करने के लिए ब्रेन को बिल्कुल. ठीक करना चाहिए. Yes, sir. तो अब तो असाइलम या रिहैबिलिटेशन होम्स जो एडिक्शन के लिए होते थे, उनको ना ही सरकार प्रमोट करती है, और जहाँ कहीं भी होता है ये एक्टिविटीज मोस्टली इलीगल है, Yes, sir. तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है. Yes, sir. सर इसका क्या एक रीज़न ये हो सकता है कि ऐसे अभी डॉक्टर्स कम हैं साइकेट्री में. तो जैसे बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए, इलनेस, मेंटल इलनेस बहुत प्रिडोमिनेंट है, बहुत वाइड स्प्रेड Yes, sir. है. उसकी तुलना में नंबर ऑफ
डॉक्टर्स जो लोग मेंटल इलनेस का इलाज करते हैं, साइकियाट्रिस्ट कह लीजिए, और नॉन डॉक्टर्स जो मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सोशल वर्कर्स, साइकियाट्रिक नर्सेज या अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, काउंसलर्स, इनकी संख्या बहुत लिमिटेड है। तो बहुत बड़ा एक गैप है डिमांड में और सप्लाई में। तो क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का इतना बड़ा गैप है, तो उस गैप को फिल करने वाले बहुत सारे अनक्वालिफाइड और पार्शली क्वालिफाइड क्वैक्स उसको फिल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है स्टिग्मा। मेंटल इलनेस को लेकर के इतना स्टिग्मा है कि जब तक ये इलनेस बहुत सीवियर नहीं हो जाती, लोग इसके बारे में बात नहीं करते और कतराते हैं। लोग जानबूझ करके सही जगह पे कई बार नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अटैच्ड। लोग क्या कहेंगे कि वो साइकियाट्रिस्ट को दिखाता है। तो इसलिए कई बार लोग ऐसे लोग फेथ हीलर के पास जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये किसी तरह का प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिट है या पुराने कर्म का फल है, और तरह तरह की समाज में अवधारणाएं हैं जिसके इस स्टिग्मा की वजह से, साथ में लैक ऑफ अवेयरनेस, दोनों साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं। स्टिग्मा भी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही हो रहा है। तो ये स्टिग्मा और लैक ऑफ अवेयरनेस और एक बहुत बड़ा ये जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप, ये 3 मेन कारण है जिस वजह से आपको ये इतने सारे क्वैक्स दिखते हैं मेंटल इलनेस का इलाज करते हैं। मेंटल इलनेसेस में एक और चीज़ भी होती है, जैसे जिन लोगों को नहीं पता, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, बट 2 टाइप की मेंटल इलनेसेस होती हैं। एक जिसमें पेशेंट को पता होता है कि वो किस इलनेस को फेस कर रहा है, एंड एक जिसमें पेशेंट को नहीं पता होता वो किस टाइप की इलनेस फेस कर रहा है। सर, आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल। तो देखो, ऐसा है कि इसको आप बहुत बेसिक नॉलेज पे, जो हमारा एक बेसिक साइंटिफिक नॉलेज है, उस हिसाब से मेंटल इलनेसेस को हम 2 ब्रॉड टाइप में क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि निशाल्य ने कहा, एक को हम लोग बोलते हैं न्यूरोटिक इलनेसेस और एक जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं साइकोटिक इलनेस। हालांकि ये अगर हम और फाइन तरीके से मेंटल इलनेस को समझते हैं तो ये क्लासिफिकेशन भी बहुत सही क्लासिफिकेशन नहीं लगता है। अच्छा। बट हाँ, फिर भी चीजों को सिंप्लीफाई करके समझाने में ये क्लासिफिकेशन बड़ा यूजफुल है। सिंप्लीफाई करके तो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए ही लिबर्टी लेकर के टर्म को फिर से यूज कर रहा हूँ कि न्यूरोटिक इलनेस और साइकोटिक इलनेस। न्यूरोटिक इलनेसेस जो होते हैं, जो रिलेटिवली माइल्ड इलनेस होते हैं साइकोटिक इलनेस की तुलना में, और ऐसे मरीजों को अपने बीमारी का एहसास होता है और उनकी जजमेंट बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई रहती है। तो ऐसे न्यूरोटिक इलनेस के मरीज अक्सर ट्रीटमेंट खुद सीख कर लेते हैं क्योंकि उनको एहसास हो रहा होता है कि इसकी बीमारी है, उनका जजमेंट भी बहुत इम्पेयर्ड नहीं होता है, तो वो खुद ट्रीटमेंट सीख कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो गैप है वो सीख करना चाहते हुए तो जाएगा, सही बात है, सप्लाई तो है नहीं, देयर आर नॉट एनफ एडिक्वेट नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। तो इसके बावजूद कि वो ट्रीटमेंट से सीख करना चाहते हैं, कई बार ऐसे न्यूरोटिक इलनेस के पेशेंट भी ट्रीटमेंट सही टाइम पे सीख नहीं कर पाते हैं और उनकी इलनेस सीवियर हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, जो साइकोटिक इलनेस है, वहां पे यूजुअली पेशेंट को अपने बीमारी का पूरा अच्छे से समझ नहीं होती है, तो वो अक्सर अपने आप को बीमार मानने से भी इनकार करते हैं। रैदर वो लोग, हो सकता है कि इतना स्ट्रांगली अपने आप को कहें कि मैं बीमार नहीं हूं, कि कभी कभार वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो साइकोटिक इलनेसेस के पेशेंट यूजुअली खुद ट्रीटमेंट सीख नहीं करते, उनके जो क्लोज फैमिली मेंबर हैं या फ्रेंड हैं या जो उनके कलीग हैं जिनके साथ वो अक्सर टाइम बिताते हैं, वो उनके बिहाफ में ट्रीटमेंट सीख करते हैं क्योंकि उनको दिखने लगता है कि ये इंसान अब पहले जैसा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है। तो ये 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में जाने के बाद से ये क्लासिफिकेशन को अब उतना स्ट्रिक्टली नहीं मानते हैं, बट फिर भी समझने के लिए अच्छा क्लासिफिकेशन है। तो सर, आई थिंक एक और गैप जो है इंडिया में, वो एजुकेशन के रिलेटेड भी है। साइकियाट्रिक इलनेसेस के अराउंड बहुत ज़्यादा रिलीजियस स्टिग्मास हैं एंड बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस हैं। सर, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है या फिर उस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों ने, मैंने बातचीत के क्रम में ही कहा था कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। और क्यूरियोसिटी यूजुअली किस चीज़ की ज़्यादा होती है? जिस चीज़ की समझ कम होती है। यस सर। ठीक है। अब जहाँ पे लोगों को समझ कम थी, जैसे कि मेंटल इलनेस के बारे में समझ कम थी,
क्योंकि ये बहुत अच्छे से पिछले 100 साल में तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं था, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, तो लोगों को ये मेंटल इलनेस बड़ी मिस्टीरियस लगती थी। यस सर, अब जब चीज़ें मिस्टीरियस लगती हैं, कोई आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इंसान ऑल्टरनेटिव आंसर्स ढूंढने लगता है, ऑल्टरनेटिव हेल्प ढूंढने लगता है। बिल्कुल। और उसी वजह से मेंटल इलनेस को लेकर के जो लोगों का सुपरस्टिशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कम है, तो वो अलग अलग तरह के नॉन साइंटिफिक ऑल्टरनेटिव्स में बिलीव करने लगते हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो परेशान है। सोसाइटी के लोग जो परेशान होते हैं तभी सुपरस्टिशन में ज्यादा आते हैं। यस सर, ये एक और साइन है कि मेंटल इलनेस कितना सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है सोसाइटी का, कि इतनी सारी सुपरस्टिशन है मेंटल इलनेस को लेकर के सोसाइटी में। लैक ऑफ अवेयरनेस है, कहीं ना कहीं एजुकेशन जो दिया गया हमारे जो इवन मेडिकल एजुकेशन में, जनरल एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, 12वीं तक 12th तक जो जनरल एजुकेशन होता है उसमें मेंटल इलनेस के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, एटलीस्ट मेरे जनरेशन में तो कुछ नहीं पढ़ाया, अभी कुछ नहीं पढ़ाते सर। तो जब आपकी 12वीं तक, यानी कि भाई कुछ लोग ही डॉक्टर बनेंगे, सब लोग 12वीं तक करेंगे जो भी एजुकेशन लेंगे, यस सर, तो वो पूरा का पूरा एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन बिना कुछ जानकारी के, बिना कोई एजुकेशन के यस सर, एडल्ट लाइफ में पहुंच जाते हैं, यस सर, और उन्हें कुछ पता नहीं होता कि मेंटल इलनेस क्या होता है। कुछ थोड़े बहुत लोग डॉक्टर बनते हैं या मेडिकल फील्ड में आते हैं, उन्हें शायद थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है मेंटल इलनेस के लिए, बट उन्हें भी उतनी अच्छे से नहीं मिलती है जितनी अच्छे से मिलनी चाहिए। आप सबका MBBS का दौरान भी जो साइकियाट्री पे फोकस होता है, नंबर ऑफ लेक्चर्स या नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेटेड टू मेंटल इलनेस आर मच लेसर देन व्हाट इट शुड बी गिवन। यस सर, और इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है MCI के तहत जो आई है, उसने एक पूरा करिकुलम को रिवाइज करने की बात की है, और मोस्ट लाइकली कुछ सालों में करिकुलम रिवाइज हो जाएगा, जब साइकियाट्रिक इलनेसेस, मेंटल इलनेसेस के ऊपर जो टाइम स्पेंट है ड्यूरिंग योर मेडिकल एजुकेशन MBBS में और जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी बढ़ा दी जाएगी। और वो वक्त का डिमांड है, इट्स ए डिमांड ऑफ द टाइम एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी कि लोगों को मेंटल इलनेस के बारे में पता रहे, और तभी ये सुपरस्टिशन और लैक ऑफ जो एजुकेशन है, लैक ऑफ खत्म हो पाएगी, और जो स्टिग्मा है वो खत्म हो पाएगी। तो सर इसमें एक जो है कि साइकेट्रिक पेशेंट की तरफ आपका, मतलब एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा अगर आप इसे कंसाइज करके बता पाए कि एक जनरल अप्रोच आपका क्या रहता है, कोई पेशेंट आए आपके पास OPD में साइकेट्रिक इलनेस का, तो आपका क्या एक अप्रोच रहता है? ठीक है, देखो जैसे कि साइकियाट्रिक इलनेस के सारे पेशेंट मन से बहुत परेशान हैं, शायद उनके शरीर में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन मन से मनोवैज्ञानिक तरीके से बहुत परेशान। तो एक नंबर जो हमारा नंबर 1 अप्रोच होता है एज ए डॉक्टर या एज ए मेंटल प्रोफेशनल, या आप सबके लिए भी है ये, कि आप उनकी बात सुने। जब इंसान परेशान होता है तो उसे अगर कुछ नहीं तो कम से कम द वन थिंग दैट वन कैन डू इज टू एटलीस्ट लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, लिसन टू व्हाट दे हैव टू से। और ये जो लिसनिंग होनी चाहिए नॉन जजमेंटल होनी चाहिए। तो एज ए डॉक्टर मैं तो ट्रेन हूँ ये काम करने का, मैं करता भी हूँ, बट मैं कहूँगा कि हर मेडिकल डॉक्टर को ये करना चाहिए कि व्हेन समबडी टॉक्स अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, स्पेशली द प्रॉब्लम्स ऑफ साइकोलॉजिकल इन नेचर, इमोशनल इन नेचर, one should give very patient listening to that, and those listening has to be non-judgmental. एक तो ये, तो हम उनकी बातें सुनते हैं, नॉन जजमेंटल तरीके से सुनते हैं, और दूसरा है सुन के उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पैथी, फील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जैसे मैंने वो कहा मेंटल इलनेस अक्सर सेटल होती है। तो ये अगर हम उनको साइंस और सिम्टम्स में फंस जाएंगे तो हो सकता है हम उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझने में चूक कर देंगे, गलती कर देंगे। तो यूजुअली एज ए साइकियाट्रिस्ट हमारा अप्रोच एक पर्सन विद मेंटल इलनेस के साथ ऐसा ही होता है कि उसको सुनते हैं, समझते हैं, नॉन जजमेंटल तरीके से सुनते हैं, और उसके साथ एम्पैथाइज करते हैं, उसकी बात को, उसकी समस्या को फील करने की कोशिश करते हैं, ना कि जज करने की, ना कि उनको साइंस और सिम्टम्स में बांटने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करते। ये एक मेन अप्रोच है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मेंटल इलनेस के पेशेंट को बहुत यूनिक पेशेंट समझने की भी जरूरत नहीं है। इस चक्कर में भी कई बार क्या होता है, लोग इतना उसको अलग समझने लगते हैं कि वो nobody wants to be considered as some
वियर्ड, यस सर। है ना। तो ये एक बहुत डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स जिनको साइकियाट्रिस्ट नहीं है ऑब्वियसली, वो कई बार पेशेंट जो होते हैं मेंटल उनको वियर्ड समझने लगते हैं कि ये इनकी बात समझ में नहीं आ रही है, वियर्ड है कुछ, और वो उस पेशेंट को और पुट ऑफ कर देता है अपनी बातें कहने से। बिल्कुल। ठीक है, तो जब तक आप उनको नॉर्मल, क्योंकि देखिए ये नॉर्मल से थोड़े से डिविएशन में आ गए, जैसे मेडिकल इलनेस में भी नॉर्मल थोड़ी डेविएशन आ जाती है, आप उनको एकदम अबनॉर्मल तो नहीं समझते, बिल्कुल। उसी तरीके से ये नॉर्मल मेंटल हेल्थ से थोड़ी सी डेविएशन आ गई है, इनको हम पूरा अबनॉर्मल या वियर्ड नहीं समझते, इनको हम बीमार समझते हैं उस वक्त के लिए। तो हम बीमारी को ठीक करते हैं, उस इंसान में कोई खराबी नहीं है, उस इंसान में बीमारी है, जो सही टाइम पे पता लग जाए तो ठीक हो सकती है। और यूजुअली मोस्ट मेंटल इलनेसेस कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल। तो जो एक सेटिस्फैक्शन होता है एज एक डॉक्टर का अपने पेशेंट को इलाज करके उसको ठीक करने का जो सेटिस्फैक्शन होता है, कई सारे मेडिकल डॉक्टर्स ये भी चाहते हैं कि उनका ब्रांच जो चूज करें, ये भी एक कारण था जो उन्होंने साइकियाट्री चूज किया, कि उनका जो ब्रांच चूज करें वो डे टू डे उनको सेटिस्फाइंग लगे, काम करने में चैलेंज भी रहे, एट द सेम टाइम उसको ठीक करने की सेटिस्फैक्शन भी रहे। तो मेंटल इलनेसेस को कई बार ठीक करना ज्यादा आसान होता है एक फिजिकल इलनेस के कंपैरेटिवली, तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इसमें बहुत ज्यादा है। तो सर आपने जो नॉन जजमेंटल होने की बात की, आई थिंक ये बेस्ट मौका है बात करने के लिए एडिक्शंस के बारे में। तो जो एडिक्शंस जो आप पहले भी बता रहे थे कि उनको हमें ऐसा दिखना चाहिए कि वो एक सर्किट लूप में फंस गए हैं रादर देन कि उनका मॉरल्स खराब। तो सर इस पे बात आती है कि जो अब अल्कोहल है, वीड है, या किसी भी तरीके का सब्सटेंस है जिसे अब्यूज किया जा सकता है, तो इसके लाइक लीगल एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए? बैन होना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? गुजरात ड्राई स्टेट है, बिहार में बात चल रही है अल्कोहल बैन करने के लिए, और हो भी गया है, हो चुका है, और अभी वीड एक टॉपिक है बात करने के लिए। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, देखो एक होता है मेरा जनरल स्टैंड ऑन ए टॉपिक, ठीक है, yes, हम सबका एक जनरल स्टैंड और ओपिनियन हो सकता है, yes, और एक होता है साइंटिफिक स्टैंड। yes, तो बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी, मैं अपना पर्सनल स्टैंड ना रख करके साइंटिफिक स्टैंड ही रखना चाहूंगा। बिल्कुल। तो जो साइंटिफिक स्टैंड है वो एविडेंस बेस्ड होता है। यस सर। अभी तक के एविडेंस के बेसिस पे अभी तक बात की जा सकती है, हो सकता है आज से 5 साल बाद एविडेंस चेंज हो जाए और मेरी साइंटिफिक स्टैंड भी चेंज हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। तो जो अभी तक की जो करंट लेवल की जो एविडेंस है एडिक्शन को लेकर के, वो ये कहती है कि मोस्ट एडिक्शंस आर ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ न्यूरोबायोलॉजी। मीन्स आपके ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवॉर्ड सर्किट। शायद आपके सुनने वाले में से कई लोग मेडिकल स्टूडेंट होंगे, इसलिए मैं ये टर्म का यूज भी कर रहा हूँ कि बेसल गैंग्लिया होता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिवॉर्ड सर्किट। हम किसी भी बिहेवियर को बार बार क्यों करते हैं, ये हमारे ब्रेन के इस लिम्बिक सिस्टम की वजह से हम करते हैं। अगर हमें कोई चीज रिवॉर्डिंग लगेगी, अगर हमें कोई चीज करके मजा आएगा, सेटिस्फाइंग लगेगी, तो हम वो चीज बार बार करेंगे। अगर हमें कोई चीज करके मजा नहीं आएगा, सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा, तो हम बार बार नहीं करेंगे। और इसलिए करते हैं हम बार बार क्योंकि ब्रेन के उस हिस्से में कुछ केमिकल्स, खासतौर पर डोपामिन बढ़ती है और वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि ये चीज बहुत अच्छा है, लेट्स डू इट अगेन एंड अगेन। ये सिंपल फंडा है। ठीक है, एडिक्शन में क्या होता है कि जो कुछ लोगों के ब्रेन में ये अबनॉर्मलिटी ऐसी होती है कि उनको रिवॉर्ड बार बार चाहिए। यस सर। और उनको रिवॉर्ड धीरे धीरे कुछ लिमिटेड चीजें से ही मिलने लगता है। तो एडिक्शन में क्या होता है, हर एडिक्ट जब पहली बार एडिक्टिव सब्सटेंस को लेता है, या अब तो एडिक्टिव सब्सटेंस से बाहर की बात चल रही है, एडिक्टिव बिहेवियर की बात चल रही है, लाइक इंटरनेट एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, ये भी एडिक्शन। ये चाहे आप कोई नशीले पदार्थ की एडिक्शन की बात करें या कोई ऐसे बिहेवियर की एडिक्शन की बात करें, ब्रेन दोनों को सेम तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है, अब ब्रेन के जिन लोगों के ब्रेन में थोड़ी सी अबनॉर्मलिटी की वजह से उनको बार बार ये कोई नशीले पदार्थ या नशीले एक्टिविटीज करने को ब्रेन उनको फोर्स करता है, कह लीजिए, तो ऐसे लोग एडिक्ट बनने की उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब सोच के देखिए, किसी की ब्रेन की अबनॉर्मलिटी है, उसके लिए क्या उसको पनिश किया जाना चाहिए? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल ये उसके हाथ में तो नहीं है उसका ब्रेन का अबनॉर्मलिटी।
तो ये पनिशमेंट फॉर एडिक्शन, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये गलत है। यस सर, कोई भी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक कम्युनिटी विल नेवर एक्सेप्ट और नेवर प्रमोट यस सर, एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट और लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी हु इज एन एडिक्ट। यस सर, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि जो हम बैन कर देना कोई चीज को या उनको फ्रीली अवेलेबल ना होने देना एज ए पॉलिसी मेकर, यस अगर हमारी बात पॉलिसी मेकर तक भी पहुंच जाए, यस सर, तो एज ए पॉलिसी मेकर, एज ए समबडी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसीज, क्या करना चाहिए? बहुत सारे स्टेट्स में, इंडिया में आज ड्राई स्टेट है जैसा आपने कहा, और जहां जहां पे ड्राई स्टेट है, पॉलिसी मेकर्स जानते हैं कि वहां पे कितना बूटलेगिंग या अलग इलीगल सोर्सेज से वो एडिक्टिव सब्सटेंस यस अवेलेबल सर, है, यस सर, ब्लैक में जो बिकता हाँ, जो ब्लैक में होता है। तो यानी कि पॉलिसी कहीं ना कहीं फेल तो हो गई। है। क्यों फेल हुई? वो इसलिए फेल हुई कि एडिक्शन जो है, जैसे मैं आपको कहा, ये बीमारी है। बिल्कुल। तो जब ये बीमारी है तो आपके इस तरह के पॉलिसीज से बीमारी तो नहीं ठीक होगी, बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात बैन करने की, तो बहुत सारे कंट्रीज, ये इंडिया कोई पहला कंट्री नहीं होगा जिसने एक्सपेरिमेंट किया है ड्रग्स को बैन करने। यस सर, दुनिया भर में कई कंट्रीज हैं ने कई बार कई तरह के ड्रग्स को, Yes. कई तरह के नार्कोटिक सब्सटेंसेस को बैन किया, फिर बैन उठाया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि उन्होंने देखा कि बैन करने के फायदे जितने हैं Yes, sir. उससे नुकसान ज्यादा। यस सर, तो इसलिए बैन करना अपने आप में एज ए पॉलिसी इज नॉट ए गुड डिसीजन। रही बात अल्कोहल, जैसे अल्कोहल एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, बैन तो नहीं है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में, तो वीड क्यों बैन होना चाहिए? कोई नेक्स्ट सवाल तो यही होगा। Yes, वीड भी एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, अल्कोहल जब बैन नहीं है तो वीड क्यों बैन है? यस सर। तो इसके पीछे भी अगेन एविडेंस की बात कर लेते हैं। जो एविडेंस है, ये एविडेंसेस आते हैं WHO से, Yes, sir. टॉप ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ का। यस सर, उसके अंदर काम करने वाले जो हमारे ड्रग कंट्रोल UNODC बोलते हैं हम लोग, यस सर, वो डिसाइड करती है पॉलिसीज के बारे में कि अभी तक का जो रिसर्च है ये कहता है कि ये ड्रग जो है ना बहुत खराब है, बहुत खतरनाक है, थोड़ा भी यूज करने से इसके एडिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यस तो सर, ऐसे ड्रग्स को वो कहता है कि कंट्रोल ड्रग या बैन ड्रग में रखो। यस सर, और कुछ ड्रग्स जो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए थोड़ा बहुत मॉडरेट अमाउंट या बहुत कम अमाउंट पे यूज किया, कभी Yes. कभार यूज किया, तो उतना खराब या खतरनाक नहीं है, तो उसको वो लोग कंट्रोल्ड या बैन ड्रग की लिस्ट में नहीं रखते हैं। यस सर, कैनबिस, वीड जिसको आप कह रहे हैं, उसका Yes, जो sir. साइंटिफिक नाम है Cannabis. कैनबिस। तो कैनबिस जो है ना, कैनबिस के बारे में अभी तक जो कंसेंसस है Yes. वर्ल्ड में, Yes, sir. यही कहता है कि ये एक डेंजरस ड्रग यस सर, है। Yes. इसके कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स काफी एडिक्टिव हैं, यस सर, जैसे कि टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल जो इसका एक Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट पार्ट है, Yes, वो sir. काफी एडिक्टिव है। तो इसको जहां तक हो सके कंट्रोल ड्रग की लिस्ट में रखना बेहतर होगा। यस सर, बट काउंटर आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे आने लगा है, साइंटिफिक कम्युनिटी से ही आने Yes, लगा है, yes. कहीं और से नहीं, क्योंकि कैनबिस के कुछ पार्ट्स के मेडिकल यूजेस देखे गए, यस सर, और यहाँ तक कि अब आज के टाइम में कई सारी ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं Yes, जिसमें जो कैनबिस के किसी न किसी एक्सट्रैक्ट से निकले हैं। यस यस सर। सर, और हम इंडियंस के लिए तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात होगी भी नहीं, क्योंकि हमारा जो सबसे पुराना एंशिएंट मेडिकल साइंस था आयुर्वेदा, यस यस सर, उसमें कैनबिस की तो दवाइयों की भरमार है, यस सर, जिसके पार्ट या प्रोडक्ट्स कैनबिस से कहीं ना कहीं से निकलते थे। तो इसलिए मेडिकल, जैसे जैसे धीरे धीरे मेडिकल यूज ऑफ कैनबिस के बारे में बात चल रही है, ऑलरेडी यूएस में और यूरोप के कई सारे कंट्रीज में मेडिकल कैनबिस लीगल है। कैनबिस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जाकर दवाई दुकान में खरीद सकते हैं, वैसे ही कैनबिस की प्रिस्क्रिप्शन अपने डॉक्टर से लेकर के आप कैनबिस ऑफिशियल लीगल शॉप में जाकर कैनबिस खरीद सकते हैं। तो वो तो लीगलाइज ऑलरेडी हो चुकी है। जो मेन डिबेट है वो रिक्रिएशनल कैनबिस के ऊपर है, बिल्कुल। कि जो मस्ती के लिए, मजे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जो कैनबिस लिया जाता है, क्या उसे भी लीगल कर देना चाहिए? तो जो साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि अभी इनफ एविडेंस नहीं है कि इसको लीगलाइज करने से फायदा होगा, तो ठीक रहेगा कि इसको कंट्रोल ड्रग की लिस्ट में ही रखा जाए। तो ये है साइंटिफिक एविडेंस। पर्सनल जो ओपिनियन होते हैं वो हर किसी का अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सर। इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा उसको। बिल्कुल सर। यस सर। तो सर जैसे आपने बोला कि ड्रग को, जैसे किसी भी सब्सटेंस को
जो सोसाइटी के लिए इतना हार्मफुल नहीं है जैसे अल्कोहल, अगर उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो फिर जो उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं वो उसके एडवांटेजेस को बहुत ज़्यादा आउटवे करते हैं। तो सर इसका जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए एग्जांपल देता हूँ। यूएस में 1920s में प्रोहिबिशन हुई थी, सारी अल्कोहल उन्होंने बैन कर दी थी। एंड उसके बाद जो जैसे सर ने बोला कि बहुत ज़्यादा इलीगल और ब्लैक मार्केटिंग चलती है, तो फिर उस कारण वहाँ पे जो जैसे गैंग मूवीज़ होती है, माफिया मूवीज़ होती है, वो बेसिकली प्रोहिबिशन एरा पे बेस्ड है, क्योंकि उस टाइम पे जो उसके अराउंड एक इलीगल स्ट्रक्चर और नेटवर्क बन गया था वो बहुत ज़्यादा था। करंट जो डिस्कशन है वो इस चीज़ के ऊपर है कि जो वीड है वो, या जो कैनबिस है, मैरिजुआना है, वो कितना ज़्यादा सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो उसके ऊपर जैसे एक डिस्कशन आती है कि वो फिजियोलॉजिकली एडिक्टिंग नहीं है, वो साइकोलॉजिकली एडिक्टिंग है। सर आपका इस पे क्या ओपिनियन है? देखो, फिजियोलॉजिकल एडिक्शन और साइकोलॉजिकल एडिक्शन टर्म अपने आप में फॉल्टी टर्म है। यस सर। क्योंकि साइकोलॉजी कोई हवा से नहीं आती है। Yes, sir. साइकोलॉजी का भी पीछे एक फिजियोलॉजी होती है। यस सर। सर जैसे आपने अभी मेंशन करा लिम्बिक सिस्टम, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। बिल्कुल, इसलिए आज के टाइम में अगेन मॉडर्न साइंस इस तरह के टर्म से बचता है। Yes, फिजियोलॉजिकल एडिक्शन, साइकोलॉजिकल एडिक्शन। यस सर। जो भी साइकोलॉजिकली आपको बार बार करने को मजबूर करती है, जो भी सब्सटेंस, एडिक्टिव सब्सटेंस, Yes, वो फिजियोलॉजिकली भी आपको बार बार करने के लिए मजबूर करती है। यस सर। तो इसलिए दैट इज वन थिंग। सेकंड, कैनबिस के ओवरऑल हार्म और फायदे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिक्रिएशनल ड्रग है और इसके क्या फायदे नहीं फायदे वो तो मेडिकल एस्पेक्ट हो गया। Yes, sir. अगर हम रिक्रिएशनल से बात करें तो कैनबिस के जितने हार्म हैं हो सकते हैं और अल्कोहल के जितने हार्म हैं और हो सकते हैं, करीब करीब बराबर है। यस सर। ओके। और अगर आप अल्कोहल को एक कंट्रोल तरीके से, अल्कोहल भी बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल नहीं है, Yes, बाद में समझने की जरूरत है। अल्कोहल भी कंट्रोल तरीके से ही सेल किया जाता है। इफ समबडी इज लेस देन 18 कैन नॉट बाय अल्कोहल। Yes, sir. ठीक है, तो अल्कोहल के भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इफ यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल यू कैन नॉट ड्राइव योर कार। Yes, sir. तो वहां भी रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये भी एक समझना जरूरी है कि ये मैसेज नहीं चला जाए कि अल्कोहल बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, नहीं है। यस सर। अल्कोहल के साथ भी कंडीशंस हैं। ठीक वैसे ही कुछ कंडीशंस के साथ कैनबिस भी अगर अवेलेबल हो जाए तो साइंटिफिकली हार्म ज्यादा नहीं होगा। Yes, sir. हार्म बढ़ेगा नहीं। यस सर। ये मैं जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि जितना जजमेंट को इम्पेयर अल्कोहल कर सकता है एक पर्टिकुलर अमाउंट के लेने के बाद, कैनबिस भी कर सकता है एक पर्टिकुलर अमाउंट के लेने के बाद। यस। कुछ लोगों को बहुत कम अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, फिजिकली Yes. एज वेल एज मेंटली, कॉग्निटिवली, Yes. सोचने के तरीके में। ठीक वैसे ही कैनबिस भी कर सकता है। तो कैनबिस के साथ कोई अलग लेंस यूज किया जाए और अल्कोहल का कोई अलग लेंस यूज किया जाए, ये ठीक नहीं होगा। यस। तो सर एक और चीज़ आती है कि जनरली स्पीकिंग करंट जो पॉलिसीज है वो रिहैबिलिटेशन की तरफ कम है एंड पनिशमेंट की तरफ ज़्यादा है। तो सर आपने बोला कि रिहैबिलिटेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन कि कोई अगर कोई एडिक्टेड है तो फिर उसे हम पनिश करें। बट एक और चीज़ हमने मेंशन करी थी कि जो जिन इंस्टीट्यूट्स को हम करंटली रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बोलते हैं, मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं, जिनको करंटली बोलते हैं, वो करंटली अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है। वो लाइक उनको क्वैक्स रन करते हैं बेसिकली। तो सर एक कुछ थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ में बोलना चाहूँगा कि लाइक मेरे जो पेरेंट्स हैं वो साइकाइट्रिस्ट हैं, है ना। तो उनके उनको रिसेंटली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण डी एडिक्शन सेंटर का लाइसेंस जो होता है उसके लिए अप्लाई करा एंड वो सारी जो चीज़ हुई। तो सर आपका इस चीज़ पे क्या ख्याल है कि साइकाइट्रिस्ट क्या इनहेरेंटली डी एडिक्शन को ट्रीट कर सकते हैं? क्या उन्हें लाइसेंसेस चाहिए? एंड क्या जो लाइसेंसेस है वो नॉन साइकाट्रिक लोगों को दिए जा सकते हैं कि नहीं? ये एकदम बहुत ही वैलिड और रेलेवेंट है और थोड़ा सा डिबेटेबल भी है। यस सर। बट देखिए, साइकियाट्री के ट्रेनिंग के दौरान आपको एडिक्शन का ट्रीटमेंट का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। यस सर। तो ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन के लिए आज के लिए मोस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड दिस कि एडिक्शन अब एक सुपर स्पेशलिटी मानी जाती है साइकियाट्री के अंदर, और उसकी सुपर स्पेशलिटी डिग्री भी होती है। Yes, 2-4 इंस्टीट्यूट्स में इंडिया में है इन एडिक्शन। लेकिन अभी भी प्रिडोमिनेंटली साइकियाट्री के जहाँ भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एमडी कोर्स के दौरान उनको एडिक्शन की भी ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग एनफ एडिक्वेट अमाउंट में दी जाती है। तो ऐसा अलग से स्पेशलिटी होगी तभी वो ट्रीट कर पाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। Yes. दैट इज वन थिंग। सेकंड, मोस्टली लाइसेंसिंग के पीछे एक कहानी ये है
कि most of these de-addiction centers will also be keeping certain drugs which are controlled or banned drugs. Yes, sir. Because they come under NDPS Act. Yes, sir. तो अगर उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, एंड कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका गवर्नमेंट को अभी तक यही लगता है कि लाइसेंस के रूप में कंट्रोल करो उनको. Yes, sir. तो अगर कोई कंट्रोल का तरीका नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इन ड्रग्स का मिसयूज ना हो जाए, Yes. मार्केट में आ जाए, मिसयूज हो जाए. तो इसके लिए गवर्नमेंट एडिक्शन के ट्रीटमेंट सेंटर्स, जिसको डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर बोलते हैं, उसके लिए थोड़ा और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखी हुई है. उसको लाइसेंस देने के लिए उसके ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस को देखती है, उसका सुपरविजन ज़्यादा करती है, वगैरह वगैरह. ये तो हुआ आइडियली क्या वो करती है और करना चाहिए. बट इसके आड़ में बहुत सारे गलत काम भी हो रहे हैं. मोस्टली एडिक्शन सेंटर्स, जैसा कि निसल्या ने कहा, कि जो वो लोग चला रहे हैं जो लोग एक्चुअली क्वालिफाइड नहीं है. बट गवर्नमेंट ने इसको ठीक करने की कोशिश अपने पॉलिसी लेवल पे कर दी है. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जब आया, उसने क्लियरली कहा है कि कोई भी एडिक्शन सेंटर एक साइकियाट्रिस्ट उसका वहां पे होना जरूरी है, उसके बिना लाइसेंस दिया ही नहीं हो सकता है. Yes, sir. तो ये तो रियलिटी है, लेकिन जो देखने को मिलता है वो कुछ और है. क्यों? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि अभी तक एडिक्शन सेंटर्स असाइलम की तरह काम कर रहे हैं. वहाँ पे पेशेंट बंद कर दिए जाते हैं विदाउट देयर कंसेंट, Yes. और उन्हें फिजिकली बाहर मूवमेंट अलाउ नहीं होता है. Yes, sir. ये ट्रीटमेंट का तरीका, जब तक ये ट्रीटमेंट का तरीका रहेगा तब तक डी एडिक्शन सेंटर कोएक्स लोग ही चलाएंगे. Yes, sir. जैसे ही जब तक हमारा ट्रीटमेंट का अप्रोच चेंज नहीं होगा, साइंटिफिक नहीं होगा, और हम लोग इंडोर केयर से मूव करके डी एडिक्शन सेंटर्स को आउटडोर केयर की तरफ मूव करना पड़ेगा, और तभी जाकर के क्वैक्स का जो इतना सारा आप देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस देख रहे हैं डी एडिक्शन सेंटर में, वो कम नहीं होगा. So these are the two things. So legally, licensing has been kept only to basically ensure that the compliance is being done to all the rules and regulations. Otherwise, a psychiatrist is inherently trained to treat addiction also. सर जैसे आपने बीच में मेंशन करा कि एडिक्शन एक सुपर स्पेशलिटी है साइकाइट्री की, है ना. एंड साइकाइट्री मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, साइकाइट्री एक एमडी ब्रांच है. जिन लोगों को मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, साइकाइट्री एक एमडी ब्रांच है. तो उसके एमडी के आगे एक सुपर स्पेशलिटीज होती है जिनको हम डीएम बोलते हैं. तो सर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो लोग थोड़े से कंफ्यूज है इस चीज़ के रिलेशन में, तो सर डीएम कितनी इंपॉर्टेंट है करंट क्लाइमेट में? दो बातें. एक तो डीएम दूसरे मेडिकल ब्रांचेस में मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ तो उसके बारे में बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, और डीएम साइकियाट्री के बारे में. दो बातें. पहली बात कि सुपर स्पेशलिटी जो है, ये पिछले एक दशक से इसके बारे में बात चल रही है कि सुपर स्पेशलिटी के बिना प्रैक्टिस करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है. बहुत सारे माइन्यूट चेंजेस, माइन्यूट छोटे छोटे स्टडीज, रिसर्चेस आ रहे हैं. Yes. और वो एक ब्रॉड स्पेशलिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा उतनी छोटी छोटी एडवांसमेंट को पिक करके सही इलाज करने. एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, और उसी वजह से सुपर स्पेशलिटी की डिग्रीज के कोर्सेज आप देख रहे हैं हर ब्रांच में हर साल नए नए आते रहते हैं. इसके ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट, और जिससे मैं भी अग्री करता हूँ, वो कहते हैं कि अगर हम इतनी ज़्यादा माइक्रो लेवल पे, अगर स्पेशली इन फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी कमी है, यस सर, अगर इतने माइक्रो लेवल पे हम उनको स्पेशलाइज करते जाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट का केयर हैम्पर्ड हो जाएगा. इंडिया जैसे कंट्री के लिए पब्लिक हेल्थ मच मोर इम्पॉर्टेंट है देन सुपर स्पेशलिटी, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है, डॉक्टर्स की संख्या अभी भी बहुत लिमिटेड है, और हमारे यहाँ के कंट्री के अभी भी प्रीडोमिनेंट इलनेसेस जो कि सबसे ज़्यादा सोसाइटी को अफेक्ट करती है वो इन्फेक्शियस इलनेसेस हैं. और वो एक ब्रॉड स्पेशलिटी तो छोड़िए, एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के लेवल पे भी ट्रीट की जा सकती है और करनी चाहिए. तो इस वजह से हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी किसी भी ब्रांच में इतना ज़्यादा उसको महत्व देना ठीक नहीं है. yes. दूसरी बात, सुपर स्पेशलिटी के चक्कर में क्या होता है कि धीरे धीरे आप इतना नैरो हो जाते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग में कि वो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल ट्रीटमेंट क्लिनिकल एक्यूमेंट को भी अफेक्ट करने लगता है. आपकी सोच बहुत लिमिटेड होती जाती है. तो कई बार जो ऑब्वियस होता, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होती, जो ऑब्वियस है वो आप छोड़ देते हैं, वो मिस कर जाते हैं. yes, और आप बहुत रेयर और
नॉट सो ऑब्वियस की तलाश में रहने लगते हैं। आप जो अपनी स्पेशलिटी है सर उसकी तरफ बायस आना शुरू हो जाता है। हाँ, तो इस वजह से सुपर स्पेशलिटी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो सुपर स्पेशलिटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पेशेंट डायरेक्टली सुपर स्पेशलिटी पे आ जाए। यस सर, इट शुड बी ऑलवेज बाय रेफरल। यस सर, A broad specialist should see, ideally a doctor in the community should see, यस सर, then it should go to a broad specialist, Yes, and sir. then from broad specialist it should go to super specialist. But इंडिया में ऐसा है नहीं। कोई भी पेशेंट जब चाहे सुपर स्पेशलिस्ट के पास जा सकता है और दिखा भी सकता है, तो इसलिए ठीक नहीं है। साइकेट्री में सुपर स्पेशलिटी की अभी तक उतनी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती, क्योंकि जितना अभी तक अंडरस्टैंडिंग है साइकेट्रिक इलनेसेस के लिए, उसके लिए 3 साल का ब्रॉड स्पेशलिटी का इंटेंसिव एमडी कोर्स मोर देन एनफ, और नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट वैसे ही कम है। तो एक सुपर स्पेशलिटी ला करके लोगों की डॉक्टर्स की संख्या और आप एक तरह से आर्टिफिशियली घटा रहे हैं। यस सर, तो दिस इज नॉट राइट, एटलीस्ट फॉर साइकेट्री, एंड इन जनरल ऑल्सो इट शुड नॉट बी प्रमोटेड सो मच एज इट इज बीइंग प्रमोटेड एज ऑफ नाउ। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इतना सब कुछ हमें बताने के लिए और साइकेट्री को बेसिकली एक इतने कंसाइज फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई एम श्योर कोई जो भी ये सुनेगा उसे बहुत मदद पहुंचेगी और एक वो बेटर डिसीजन ले पाएगा अपनी लाइफ में और अपनी पीजी की चॉइस में। सो थैंक यू सर। थैंक यू ऋतिक एंड थैंक यू निसल्या, एंड आई होप कि तुम्हारा ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, ताकि ये अवेयरनेस फैलाने का जो हम कोशिश कर रहे हैं Yes, sir. उसमें हम सफल हो पाएं। यस सर। थैंक यू। So thank you all for listening. Goodbye.